चैप्टर पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। पॉवर्टी एक सोशल फेनोमेनन है जिसमें लोगों को अपनी बेसिक ह्यूमन नीड्स जैसे फूड, शेल्टर और हेल्थ केयर की कमी होती है। ये एक सीरियस इशू है जो हर कंट्री में प्रेजेंट है और इंडिया में भी पॉवर्टी को टैकल करना एक मेजर चैलेंज है। आइए पॉवर्टी के की कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बेसिक ह्यूमन नीड्स। पॉवर्टी तब होती है जब लोगों को उनके बेसिक नीड्स जैसे कि खाना, पानी, एजुकेशन और हेल्थ सर्विस पूरे नहीं मिलते। इसका मतलब है कि वो अपनी डेली लाइफ के लिए एसेंशियल रिसोर्सेस अफोर्ड नहीं कर पाते। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। ये कॉन्सेप्ट पॉवर्टी को सिर्फ इनकम के बेसिस पर नहीं बल्कि हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड्स के बेसिस पर भी देखने की कोशिश करता है। इसमें पुअर क्वालिटी ऑफ वर्क, डिस एम्पावरमेंट और इन्वायरमेंटली हैजार्डस लिविंग कंडीशन भी इंक्लूड होते हैं। अब बात करते हैं पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन एक बेंचमार्क है जिसके नीचे लोगों को पॉवर्टी में कंसीडर किया जाता है। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग अगर कोई पर्सन 1.90 इंटरनेशनल डॉलर से कम पर दिन गुजारता है तो उसे एक्सट्रीमली पुअर कंसीडर किया जाता है। पॉवर्टी लाइन कमिटीज को देखते हैं। अलाग कमिटी 1979। पहली बार पॉवर्टी लाइन डिफाइन की गई बेस्ड ऑन कैलोरी इंटेक। अर्बन एरिया के लिए 2100 कैलोरी और रूरल एरिया के लिए 2400 कैलोरी डेली इंटेक की रिक्वायरमेंट थी। लकड़ लकड़ावाला कमेटी लकड़ावाला कमेटी 1993। पॉवर्टी लाइन को पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर डिफाइन किया गया। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई का यूज किया गया फॉर एस्टिमेशन। तेंदुलकर कमेटी 2009। ये कमेटी कैलोरी बेस्ड अप्रोच को हटाकर एक्सपेंडिचर बेस्ड अप्रोच पर शिफ्ट हुई। पॉवर्टी लाइन बास्केट इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें गुड्स का बास्केट सेलेक्ट किया गया था जो पॉवर्टी को मेजर करने के लिए यूज होता था। रंगारंजन कमेटी 2012। ये कमेटी कैलोरी बेस्ड अप्रोच को वापस लाई। रूरल एरिया में डेली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ₹33 और अर्बन एरिया में ₹47 था। ओवरऑल पॉवर्टी रेट 29.5% थी 2011-12 में। पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स सेंसस 2011 को देखते हैं। 2004-5 में 37.2% लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, लेकिन 2011-12 में ये फिगर 21.9% तक गिर गया, जो 15.3 परसेंटेज पॉइंट की डिक्लाइन है। अब रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं पॉवर्टी पर। रूरल एरिया में लोग अभी भी बेसिक नीड्स जैसे क्लीन वाटर, एजुकेशन और हेल्थ केयर के लिए स्ट्रगल करते हैं। फॉर एग्जांपल, बिहार और उत्तर प्रदेश के कई रूरल एरिया में लोग सैनिटेशन फैसिलिटी और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की कमी से जूझ रहे हैं। अर्बन पॉवर्टी। मुंबई जैसे बड़े शहरों में भी स्लम एरियाज हैं जहां पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लोग इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में काम करते हैं और उन्हें सोशल सिक्योरिटी या हेल्थ केयर बेनिफिट्स नहीं मिलते। अब बात करते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक ऐसा टूल है जो पॉवर्टी को सिर्फ इनकम के बेसिस पर नहीं बल्कि हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड के इंडिकेटर के बेसिस पर मेजर करता है। इसका फोकस है पॉवर्टी के डीपर एस्पेक्ट्स को समझना जहां लोगों की बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो पा रही है। 3 डायमेंशंस एंड 10 इंडिकेटर ऑफ ग्लोबल एमपीआई को देखते हैं। एडुकेशन 1/3 वेटेज रखता है ये। ईयर ऑफ स्कूलिंग। अगर किसी घर के एक भी एडल्ट ने 6 साल की स्कूलिंग कंप्लीट नहीं की है तो उस घर को डेप्राइव माना जाता है। चाइल्ड इनरोलमेंट। अगर एक भी स्कूल गोइंग चाइल्ड स्कूल नहीं जा रहा है तो ये डेप्रिवेशन है। हेल्थ 1/3 वेटेज रखता है। चाइल्ड मोर्टिलिटी। अगर घर के किसी चाइल्ड की डेथ हुई है तो ये डेप्रिवेशन है। न्यूट्रिशन। अगर किसी एडल्ट या चाइल्ड का न्यूट्रिशन लेवल पुअर है तो ये भी डेप्रिवेशन के अंदर आता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग 1/3 वेटेज रखता है ये।
इलेक्ट्रिसिटी, अगर घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है तो ये डेप्रीवेशन है। फ्लोरिंग, अगर घर का फ्लोर कच्चा है यानी कि मिट्टी या ढंग से बना हुआ तो ये डेप्रीवेशन है। ड्रिंकिंग वाटर, अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं है तो डेप्रीवेशन माना जाता है। सैनिटेशन, अगर घर में टॉयलेट नहीं है या ओपन डेफेकेशन है होता है तो ये डेप्रीवेशन माना जाता है। कुकिंग फ्यूल, अगर लोग सॉलिड फ्यूल जैसे कि वुड डंक यूज करते हैं कुकिंग के लिए तो ये डेप्रीवेशन है। एसेट, अगर हाउस होल्ड के पास बेसिक एसेट्स जैसे रेडियो, टीवी, फ्रिज या साइकिल नहीं है तो ये डेप्रीवेशन है। अब बात करते हैं नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इंडिया में। इंडिया का नेशनल एमपीआई काफी हद तक ग्लोबल एमपीआई पर बेस्ड है, लेकिन ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एनएफएचएस 4 के डाटा को यूज करता है। इसके की फीचर्स को देखते हैं। 3 डायमेंशन, हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। 12 इंडिकेटर हैं इनके। हेल्थ में न्यूट्रिशन, चाइल्ड मोर्टेलिटी, एंटेनल केयर। एजुकेशन में ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स और बैंक अकाउंट। डिफरेंस इन पॉवर्टी लाइन अक्रॉस स्टेट्स को देखते हैं। हर स्टेट का प्राइस लेवल अलग होता है, जैसे केरला में कॉस्ट ऑफ लिविंग ज्यादा है कंपेयर टू बिहार, इस वजह से पॉवर्टी लाइन केरला में हाइयर होती है। अब कुछ की टर्म्स को देख लेते हैं। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, पॉवर्टी को सिर्फ पैसा के बेसिस पर नहीं बल्कि हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग कंडीशन के बेसिस पर मेजर किया जाता है। एग्जाम्पल, एक फैमिली के पास इनकम हो सकती है लेकिन अगर उनके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो वो स्टिल मल्टी डायमेंशनल पुअर कहलाएंगे। चाइल्ड मोर्टिलिटी, किसी घर के चिल्ड्रन की डेथ बिफोर एज 5 है, ये एक हेल्थ इंडिकेटर है जो फैमिली की पॉवर्टी को हाईलाइट करता है। न्यूट्रिशन, अगर किसी इंडिविजुअल का वेट या हाइट एज के अकॉर्डिंग कम है तो उसे माल नोरिश्ड कंसिडर किया जाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिकेटर्स, इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की अवेलेबिलिटी, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, एसेट्स, ये सब चीजें की कमी है तो उसे पॉवर्टी के अंदर रखा जाएगा। अब बात करते हैं टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू पॉवर्टी। पॉवर्टी को समझने के लिए हमें अलग अलग कॉन्सेप्ट और इंडिकेटर का यूज करना पड़ता है। ये टर्म हमें पॉवर्टी की स्प्रेड, डेप्थ और इनइक्वलिटी को मेजर करने का टूल देता है। आइए एक एक करके समझते हैं। एब्सोल्यूट पॉवर्टी, जब एक हाउस होल्ड का इनकम इतना कम हो कि वो बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड जैसे कि फूड, शेल्टर, हाउसिंग को मेंटेन नहीं कर सकता। एग्जाम्पल, एक फैमिली जो दिन का 50 रुपए कमाती है और उनके पास बेसिक फूड्स और शेल्टर के लिए पैसे नहीं है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी फिक्स्ड स्टैंडर्ड पे बेस्ड होती है और कंट्री के लिए अलग हो सकती है। और हर रिलेटिव पॉवर्टी, जब किसी हाउस होल्ड का इनकम मीडियम इनकम यानी कि सोसाइटी का एवरेज स्टैंडर्ड से कम होता है। एग्जाम्पल, एक अर्बन एरिया में एक फैमिली 20,000 कमाती है लेकिन मीडियन इनकम 40,000 है, वो फैमिली रिलेटिव पुअर में आता है, पॉवर्टी में आता है। रिलेटिव पॉवर्टी सोसाइटी के इनइक्वलिटी को दिखाता है, ना कि सिर्फ सर्वाइवल की एबिलिटी को। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल पॉवर्टी लाइन आईपीएल 1.90 डॉलर पर डे पर पर्सन इनकम को पॉवर्टी लाइन माना गया है। परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है कि अलग अलग कंट्री में एक ही अमाउंट का परचेजिंग पावर कितना है। एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन दिन का 150 रुपए से कम कमाता है तो वो एक्सट्रीमली पॉवर्टी में है। प्री इंडिपेंडेंस इंडिया में दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था। अब पॉवर्टी गैप रेशियो पीजीआर, ये मेजर करता है कि पुअर लोगों का कंजप्शन पॉवर्टी लाइन से कितना कम है। स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी तो नहीं बल्कि डेप्थ ऑफ पॉवर्टी को दिखाता है। एग्जाम्पल, अगर पॉवर्टी लाइन
100 रुपए है और एक पर्सन 70 रुपए ही कंज्यूम करता है, तो गैप 30 है। जा, जितना ज्यादा पीजीआर होगा उतना ही ज्यादा पुअर लोगों की कंडीशन सीरियस होगी। अब हेड काउंट रेशियो HCR, पुअर लोगों का प्रोपोर्शन जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। फॉर्मूला इसका होता है HCR इक्वल टू नंबर ऑफ पुअर पीपल अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। एग्जाम्पल, अगर 100 लोगों की पॉपुलेशन में 20 लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं तो HCR 20% होगा। HCR सिर्फ स्प्रेड ऑफ पॉवर्टी को दिखाता है, डेप्थ को नहीं। अब पॉवर्टी ट्रैप, अनएम्प्लॉयमेंट ट्रैप, जब एक अनएम्प्लॉयड पर्सन एलोवेंस के कारण वर्क करने के लिए इंसेंटिवाइज नहीं होता, उनका आफ्टर टैक्स इनकम जॉब के बाद का अर्निंग अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट से कम होता है। एग्जाम्पल, एक पर्सन को 500 रुपए अनएम्प्लॉयमेंट एलोवेंस मिलता है। अगर वो जॉब करे तो 450 रुपए ही कमाएगा टैक्स के बाद। इस वजह से वो काम करना अवॉइड करेगा। पॉवर्टी लाइन बास्केट PLB, एक ऐसी गुड्स और सर्विस की बास्केट जो बेसिक ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। एग्जाम्पल, फूड, शेल्टर और हेल्थ केयर। लकड़ावाला कमेटी के टाइम कैलोरी इंटेक और कंजप्शन एक्सपेंडिचर को बेस बनाया गया था। पाल्मा रेशियो, ये इनइक्वलिटी का मेजर है। इसका फॉर्मूला होता है पाल्म रेशियो इक्वल टू रिचेस्ट 10 का GNI शेयर अपॉन पुअरेस्ट 40 का GNI शेयर। एग्जाम्पल, अगर रिचेस्ट 10% के पास 50% इनकम है और पुअरेस्ट 40% के पास 10%, तो पाल्म रेशियो 5 होगा। हायर पाल्म रेशियो का मतलब है ज्यादा इन इक्वेलिटी। कुजनेट कर्व, एक हाइपोथेसिस जो कहता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ पहले इनइक्वेलिटी बढ़ती है और बाद में कम होती है। इसकी ग्राफ इन्वर्टेड यू शेप होती है। एग्जाम्पल, इंडिया के इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम इनइक्वेलिटी बढ़ी, लेकिन बाद में वेलफेयर स्कीम ने इसे रिड्यूस किया। गिनी कोएफिशिएंट इनइक्वलिटी को मेजर करता है। वैल्यू की बात करें तो 0 वैल्यू इक्वल टू एब्सोल्यूट इक्वालिटी, सबके पास इक्वल इनकम। 1 इक्वल टू एब्सोल्यूट इनइक्वालिटी, पूरी इनकम एक पर्सन के पास। एग्जाम्पल, अगर इंडिया का गिनी कोएफिशिएंट 0.35 है तो इसका मतलब मॉडरेट इनइक्वलिटी है। लॉरेंज कर्व, एक ग्राफ जो इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन का डिग्री दिखाता है। एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन का परसेंटेज होता है, वाई एक्सिस पे इनकम का परसेंटेज होता है। एग्जाम्पल, अगर लॉरेंज कर्व एक स्ट्रेट लाइन है तो इक्वेलिटी परफेक्ट है। अगर कर्व ज्यादा बेंड है तो इनइक्वालिटी ज्यादा है। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर MPCE, गवर्नमेंट MPCE का यूज करती है हाउस होल्ड्स की इनकम का प्रॉक्सी लेने के लिए। फॉर्मूला हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर अपॉन टोटल मेंबर्स। एग्जाम्पल, एक फैमिली का मंथली कंजप्शन 12,000 है और 4 मेंबर हैं तो MPCE 3,000 होंगे। अब बात करते हैं कैटेगराइजिंग पॉवर्टी। पॉवर्टी को कैटेगराइज में डिवाइड करना जरूरी है क्योंकि हर ग्रुप की प्रॉब्लम और नीड्स अलग होती है। इस कैटेगराइजेशन का यूज पॉलिसी मेकिंग में होता है ताकि टारगेटेड सॉल्यूशन बन सके। आइए इसे समझते हैं। ऑलवेज पुअर, जो लोग हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं और उनकी कंडीशन कभी नहीं सुधर पाती। एग्जाम्पल, रूरल बिहार के कुछ लैंडलेस लेबरर जो दिन का 50 से 100 रुपए भी नहीं कमा पाते। इन लोगों की कंडीशन इतनी एक्सट्रीम होती है कि ये कभी भी पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल पाते। क्रोनिक पुअर, जो लोग ज्यादातर समय गरीब होते हैं लेकिन कभी कभी उन्हें थोड़ा ज्यादा पैसा मिलता है।
एग्जाम्पल, कैजुअल वर्कर, डेली वेज लेबरर जो कंस्ट्रक्शन या एग्रीकल्चर में काम करते हैं। सिनेरियो, एक मजदूर जब तक काम एक मजदूर जब तक काम मिलता है तब तक वो 300 रुपए दिन का कमाता है, लेकिन काम ना मिलने पर वो फिर से पॉवर्टी में चला जाता है। क्रोनिक पुअर लोग परमानेंट सॉल्यूशन के बिना पॉवर्टी से नहीं निकल सकते, जैसे स्किल ट्रेनिंग या कंसिस्टेंट जॉब। चर्निंग पुअर, जो लोग पॉवर्टी लाइन के आसपास रहते हैं और रेगुलरली पॉवर्टी के अंदर और बाहर जाते हैं। एग्जाम्पल, स्मॉल फार्मर, जब क्रॉप्स अच्छी होती है तब फार्मर के पास पैसा होता है। जब क्रॉप्स फेल हो जाए ड्यू टू ड्रॉट या फ्लड्स, तब वो पॉवर्टी में चला जाता है। चर्निंग पुअर लोगों के लिए स्टेबिलिटी लाना जरूरी है, जैसे इंश्योरेंस स्कीम और बेटर इरिगेशन फैसिलिटी। ओकेजनली पुअर, ट्रांजिएंट पुअर, जो लोग ज्यादातर टाइम रिच रहते हैं लेकिन कभी कभी बाद बैड लक के कारण पॉवर्टी फेस करते हैं। एग्जाम्पल, एक शॉपकीपर जो लॉकडाउन के टाइम बिजनेस बंद होने के कारण कुछ महीने के लिए गरीब हो गए। ओकेजनली पुअर लोगों को टेम्पररी सपोर्ट से हेल्प की जा सकती है, जैसे लोन या सब्सिडीज। नेवर पुअर, जो लोग कभी भी पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं गए। एक मिडिल क्लास फैमिली जो कंसिस्टेंटली 50,000 पर मंथ कमा रही है। ये ग्रुप स्टेबल होता है और इन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। अब बात करते हैं पॉलिसी इम्प्लीकेशन। ऑलवेज पुअर और क्रोनिक पुअर, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, स्किल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जैसे मनरेगा। चर्निंग पुअर, क्रॉप इंश्योरेंस, इरिगेशन प्रोजेक्ट और पीएम फसल बीमा योजना। ओकेजनली पुअर के लिए इमरजेंसी लोन और टेम्पोररी सब्सिडीज। अब बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, एसईसीसी। एसईसीसी पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव और डिटेल्ड अप्रोच है जो 2011-12 में कंडक्ट की गई थी। इसका मेन फोकस था बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन पॉपुलेशन को आइडेंटिफाई करना और उनके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को समझना। एसईसीसी का 3 स्टेप प्रोसेस और 7 क्राइटेरिया को समझते हैं। एसईसीसी का 3 स्टेप प्रोसेस। ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन, कुछ हाउस होल्ड को डायरेक्टली एक्सक्लूड कर दिया गया जो क्लियरली पुअर नहीं थे। एग्जाम्पल, जिनके पास मोटर व्हीकल, फ्रिज या पक्का मकान है, उन्हें बीपीएल कैटेगरी से ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर दिया गया। ऑटोमेटिक इंक्लूजन, कुछ हाउस होल्ड को डायरेक्टली इंक्लूड कर दिया गया जो क्लियरली गरीब थे। एग्जाम्पल, जो लोग लैंडलेस है और मैनुअल लेबर पर डिपेंड करते हैं, उन्हें बीपीएल में इंक्लूड किया गया। नाइदर इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड, कुछ हाउस होल्ड को ना ऑटोमेटिकली इंक्लूड किया गया और ना एक्सक्लूड। इनका डिटेल्ड सर्वे करके उनका स्टेटस डिसाइड किया गया। अब एसईसीसी के 7 क्राइटेरिया को देखते हैं। एसईसीसी में इन 7 क्राइटेरिया का यूज किया गया था बीपीएल हाउस होल्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। हाउस होल्ड विथ ओनली 1 रूम एंड नो सॉलिड वॉल और रूफ। एग्जाम्पल, झुग्गी झोपड़ी एरिया में रहने वाले लोग। हाउस होल्ड विथ नो एडल्ट मेल एज 15 to 59। एग्जाम्पल, एक फैमिली जिसमें सिर्फ एल्डरली वुमेन या चिल्ड्रन है। फीमेल हेडेड हाउस होल्ड, एक विडो जो अपने बच्चों के खुद ख्याल रख रही है। हाउस होल्ड विथ डिफरेंटली एबल्ड मेंबर्स, एक फैमिली जिसमें कमाने वाले मेंबर डिफरेंटली एबल्ड है और इनकम नहीं है। हाउस होल्ड विथ नो एबल बॉडीज मेंबर, एक फैमिली जिसमें सभी मेंबर एल्डरली हैं और कोई फिजिकली काम करने के लायक नहीं है। SC/ST हाउस होल्ड विथ नो लिटरेट मेंबर एबव द एज ऑफ 25 ईयर। एग्जाम्पल, एक ट्राइबल फैमिली जिसमें किसी ने स्कूल नहीं देखा। लैंडलेस हाउस होल्ड डिराइविंग मेजर इनकम फ्रॉम मैनुअल लेबर। एग्जाम्पल, एक फैमिली जो सिर्फ
डेली वेज लेबर कर के डेली वेज लेबर करके अपना गुजारा करती है, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर। अब कुछ की फाइंडिंग्स को देखते हैं। पॉवर्टी स्टैटिस्टिक्स 2011-12। रूरल एरियाज 13.95% लोग बीपीएल थे। अर्बन एरियाज में 26.4% लोग बीपीएल थे। चैलेंजेस आइडेंटिफाइड को देखते हैं। इनइक्वलिटी इन एजुकेशन, हेल्थ एंड लिविंग स्टैंडर्ड। मैनुअल लेबर पर ज्यादा डिपेंडेंस। एससी एसटीज और वुमेन हेडेड हाउसहोल्ड का ज्यादा वुल्नरेबल होना। अब बात करते हैं पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम इन इंडिया। पॉवर्टी को कम करने के लिए इंडिया में अलग अलग स्कीम्स और प्रोग्राम लॉन्च किए गए हैं, जो रूरल और अर्बन एरिया के लोगों की नीड्स को टारगेट करते हैं। इनको समझते हैं। रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम। इस प्रोग्राम को खादी और विलेज इंडस्ट्री कमीशन इम्प्लीमेंट करती है। फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है इन द फॉर्म ऑफ बैंक लोन्स टू सेट अप स्मॉल इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया। एग्जाम्पल, एक रूरल फैमिली जो अपने विलेज में हैंडलूम इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहती है, उन्हें रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम के अंदर लोन मिलेगा। इससे वो अपना बिजनेस स्टार्ट करके इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों बढ़ा सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। एडुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ को फाइनेंशियल हेल्प मिलता है टू सेट अप स्मॉल इंटरप्राइजेज इन बोथ रूरल और अर्बन एरिया। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और सेल्फ रिलायंस पर फोकस किया जाता है। एलिजिबिलिटी की बात करें तो लो इनकम फैमिलीज के यूथ के लिए एलिजिबल है। एग्जाम्पल, एक अर्बन यूथ जिसके पास ग्रेजुएशन डिग्री है, वो अपने सिटी में एक साइबर कैफे या स्मॉल शॉप खोलने के लिए पीएमआरवाई के अंदर लोन ले सकता है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना क्या है? अर्बन पुअर के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। इसका एम है अर्बन एरिया में पॉवर्टी को रिड्यूस करना। एग्जाम्पल, एक वुमेन जो स्लम एरिया में रहती है, वो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंदर फाइनेंशियल सपोर्ट लेकर टेलरिंग यूनिट शुरू कर सकती है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना अब नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन बन चुका है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप को फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना। सेल्फ हेल्प ग्रुप डिसाइड करते हैं कि लोन किस मेंबर को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए देना है। एग्जाम्पल, एक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो रूरल एरिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहती है, SGSY के अंदर लोन लेकर अपना काम शुरू कर सकता है। अब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा क्या है? एडल्ट वॉलंटियर को रूरल एरिया में अनस्किल्ड मैनुअल वर्क प्रोवाइड करना। मिनिमम 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट गारंटी की जाती है। इसका एम है रूरल पॉवर्टी को कम करना और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। एग्जाम्पल, एक रूरल वर्कर जो डेली वेज लेबर करता है, वो मनरेगा के अंदर रोड कंस्ट्रक्शन या पॉन्ड डिगिंग का काम कर सकता है और अपनी इनकम बढ़ा सकता है। इसके की फीचर्स की बात करें तो काम मिलने के 15 दिन के अंदर पेमेंट गारंटी होती है। वुमेन पार्टिसिपेशन इंश्योर होता है। अब डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी DRDS क्या है? DRDS का काम है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम को एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करना और फंड का प्रॉपर यूटिलाइजेशन इंश्योर करना। गवर्नमेंट और NGOs के साथ कोऑर्डिनेशन करते हैं। एग्जाम्पल, अगर एक विलेज में मनरेगा के अंदर इरिगेशन कैनाल बन रही है, तो DRDA इंश्योर करेगा कि फंड मिसयूज ना हो और काम टाइम पर कंप्लीट हो। अब बात करते हैं वर्कर्स एंड एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट और वर्कर्स से जुड़े कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, क्योंकि ये इकोनॉमी का बैकबोन होता है। चलिए इसे समझते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है? वो एक्टिविटी जो गुड्स और सर्विसेज का
प्रोडक्शन करती है और ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट यानी कि जीएनपी में कंट्रीब्यूट करती है, उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं। एग्जाम्पल, एक फार्मर जो क्रॉप उगाता है या एक टीचर जो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, दोनों इकोनॉमिक एक्टिविटीज कर रहा है। वर्कर कौन होता है इसमें? जो लोग किसी भी कैपेसिटी में यानी जैसे कि मैनेजर, लेबरर, सेल्फ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज होते हैं, उन्हें वर्कर कहते हैं। अगर कोई टेम्पोररी लीव पर है तब भी वो वर्कर ही माना जाएगा। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो एक्टिवली गुड्स और सर्विस के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर रहा है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल वर्कर अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो इस रेशियो से एम्प्लॉयमेंट लेवल और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन का आइडिया लगता है। एग्जाम्पल, अगर एक कंट्री में 100 लोग हैं और उनमें से 50 लोग काम करते हैं तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो 50% होगा। अब टाइप्स ऑफ वर्कर को देखते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयड वर्कर क्या है? जो लोग अपना इंटरप्राइज खुद चलाते हैं और उससे अपनी लिवलीहुड कमाते हैं। इंडिया में सबसे ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। एग्जाम्पल, एक किराना स्टोर का ओनर या एक वेजिटेबल वेंडर जो अपने बिजनेस से पैसा कमाता है। रूरल इंडिया में एक फार्मर अपनी खेती से पैसा कमाता है, ये सेल्फ एम्प्लॉयड का एग्जाम्पल है। कैजुअल वेज वर्क लेबरर क्या है? जो लोग टेम्पोरली किसी के फार्म या एंटरप्राइज में काम करते हैं और उन्हें काम के बदले रेमुनेरेशन मिलता है। इंडिया में सेकेंड मेजर सोर्स ऑफ लिवलीहुड माना जाता है इसे। एग्जाम्पल, बिहार के एक माइग्रेंट वर्कर ने मुंबई में एक साइट पर एक दिन का काम किया और 500 रुपए डेली वेज लिया। अब रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड क्या है? जो लोग किसी इंटरप्राइज या एम्प्लॉयर के लिए रेगुलरली काम करते हैं और उन्हें फिक्स सैलरी मिलती है। एग्जाम्पल, एक स्कूल टीचर या एक आईटी प्रोफेशनल जो मंथली सैलरी पर काम करती है। अब बात करते हैं कुछ की टर्म्स को। एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, रूरल एरिया में ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड या कैजुअल लेबर में होते हैं। अर्बन एरिया में ज्यादा लोग रेगुलर सैलरीड जॉब में होते हैं। रीजन फॉर हाई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, लैक ऑफ फॉर्मल जॉब्स, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी। चैलेंजेस फॉर कैजुअल लेबरर, जॉब इनसिक्योरिटीज, काम कभी मिलेगा कभी नहीं। जॉब लो वेजेज, डेली वेजेस काफी कम होती है। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन इंडिया, रूरल एरियाज में ज्यादा लोग काम करते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी लो होती है। अब बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक फिनोमेनन है जब एक व्यक्ति जो काम करने के लायक है और एक्टिवली काम ढूंढ रहा है लेकिन उसे काम नहीं मिल पाता। ये इकोनॉमी की हेल्थ का एक इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है। चलिए इसे समझते हैं। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बिजनेस साइकिल के वजह से होता है। जब रिसेशन यानी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते हैं और जब इकोनॉमिक ग्रोथ करती है तो ये कम होता है। अब अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट एक इकोनॉमिक फिनोमेनन है जब एक व्यक्ति जो काम करने के लायक है और एक्टिवली काम ढूंढ रहा है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया को देखते हैं। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? बिजनेस साइकिल के वजह से होता है। जब रिसेशन यानी कि इकोनॉमिक स्लो डाउन होता है तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता है और जब इकोनॉमी ग्रोथ करती है तो ये कम होता है। मोस्टली डेवलप्ड इकोनॉमी में देखा जाता है। एग्जाम्पल, 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान काफी लोग अपनी नौकरियां खो बैठी। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब नई टेक्नोलॉजीज का इंट्रोडक्शन होता है और मैनुअल लेबर की जरूरत कम हो जाती है। ऑटोमेशन और एआई की वजह से आज के टाइम में ये कॉमन हो रहा है। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री में पहले मैनुअल वर्कर मशीन चलाते थे लेकिन अब रोबोटिक्स आर्म का यूज होने लगा है
जिससे उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं जितनी जरूरत है उससे ज्यादा, और प्रोडक्टिविटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सबसे ज्यादा होता है। एग्जाम्पल, एक फैमिली के 5 लोग एक छोटी सी खेत में काम करते हैं, जबकि 2 लोग ही काफी हैं, बल्कि बाकी के 3 लोग डिसग्यूज्ड अनएम्प्लॉयड हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब काम सिर्फ एक स्पेसिफिक सीजन में होता है और बाकी टाइम में लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं। एग्रीकल्चर और टूरिज्म सेक्टर में ये कॉमन है। एग्जाम्पल, शुगर केन कटिंग के दौरान लोग काम करते हैं लेकिन बाकी महीनों में अनएम्प्लॉयड होते हैं। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब मार्केट में जॉब और वर्कर के स्किल का मिसमैच होता है। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम की कमी इसकी बड़ी वजह है। एग्जाम्पल, एक व्यक्ति सिर्फ टाइपिंग जानता है लेकिन मार्केट में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की डिमांड है। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, सर्च अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब एक व्यक्ति एक जॉब छोड़ता है और नए जॉब की तलाश करता है। ये टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट होता है और इकोनॉमी के लिए जरूरी भी है, क्योंकि लोग बेटर अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। एग्जाम्पल, एक आईटी इंजीनियर अपनी पुरानी जॉब छोड़कर नई कंपनी में बेटर सैलरी के लिए अप्लाई करता है। टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। लेबर फोर्स, वो लोग जो काम कर रहे हैं या काम ढूंढ रहे हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं लेबर फोर्स का पार्ट है। वर्क फोर्स क्या है? वो लोग जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। वर्क फोर्स हमेशा लेबर फोर्स से ज्यादा होता है। एम्प्लॉयमेंट रेशियो, एम्प्लॉयड लोगों का प्रोपोर्शन जो 15 to 59 एज ग्रुप में है। फॉर्मूला होता है एम्प्लॉयड पर्सन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी, जब जीडीपी में ग्रोथ होता है तो एम्प्लॉयमेंट में कितना बढ़ावा होता है, इसे एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी कहते हैं। एग्जाम्पल, अगर जीडीपी 10% बढ़ता है और एम्प्लॉयमेंट 5% बढ़ता है तो इलास्टिसिटी 0.5 होगी। इनकम इनइक्वालिटी, जब इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल होता है। एग्जाम्पल, एक कंट्री में 10% लोग जीडीपी का 80% कमा लेते हैं और बाकी 90% लोग सिर्फ 20% जीडीपी का कमा पाते हैं। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, काफी ग्रेजुएट को अपने स्किल के मैच की जॉब नहीं मिलती। एग्जाम्पल, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो डिलीवरी जॉब कर रहे हैं। रूरल अर्बन डिवाइड, रूरल एरिया में ज्यादा लोग डिस्प्यूट और या सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट में हैं, जबकि अर्बन एरिया में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है। टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, डिजिटल इंडिया और ऑटोमेशन की वजह से मैनुअल जॉब कम हो रहे हैं लेकिन नए स्किल बेस्ड जॉब बढ़ रहे हैं। अब मेजर्स टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पीएम कौशल विकास योजना के अंदर लोगों को नए स्किल सिखाए जा रहे हैं। एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा, रूरल एरिया ने 100 दिन का गारंटी एम्प्लॉयमेंट दिया। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के इनिशिएटिव से नए जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, वोकेशनल ट्रेनिंग और जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन सिस्टम को बढ़ावा देना जरूरी है। अब बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के कॉन्सेप्ट और इंडिकेटर को। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट एनएसएसओ डेफिनेशन, एक्टिवली स्टेटस के बेसिस पर कैटेगराइजेशन को देखते हैं। वर्किंग, वो लोग जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हैं, जैसे कि नौकरी करना या अपना बिजनेस चलाना। सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, वो लोग जो काम ढूंढ रहे हैं या काम के लिए अवेलेबल हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहे हैं। नाइदर सीकिंग नॉर अवेलेबल फॉर वर्क, वो लोग जो ना काम कर रहे हैं और ना ही काम ढूंढ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर्मूला को देखते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट इक्वल टू अनएम्प्लॉयड वर्कर अपॉन टोटल लेबर फोर्स इंटू 100। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जब कैपेबल और विलिंग वर्कर को मार्केट में काम नहीं मिलता क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है। एग्जाम्पल,
एक इंजीनियर को अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रहा। जॉबलेस ग्रोथ, जब इकोनॉमी का जीडीपी टू जब इकोनॉमी का जीडीपी तो बढ़ता है लेकिन एम्प्लॉयमेंट रेट स्टेगनेंट या गिरता है। एग्जाम्पल, इंडिया के आईटी सेक्टर में ऑटोमेशन की वजह से नए जॉब्स नहीं बन रहे। कैजुअलाइजेशन ऑफ वर्कर, जब लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और रेगुलर सैलरीड जॉब छोड़कर कैजुअल वेज लेबर में शिफ्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल, एक स्किल्ड वर्कर अपनी परमानेंट नौकरी छोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट पर डेली वेजेस का काम करता है। फॉर्मल सेक्टर इस्टेब्लिशमेंट, फॉर्मल सेक्टर वो इस्टेब्लिशमेंट जो 10 या उससे ज्यादा लोग को हायर करते हैं पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में। एग्जाम्पल, एक आईटी कंपनी जो 50 लोगों को नौकरी देती है। एम्प्लॉयड स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 को देखते हैं। ये एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन जो वर्कर को मेडिकल केयर और फाइनेंशियल बेनिफिट्स देता है सिकनेस, मैटरनिटी, डिसेबिलिटी या वर्क रिलेटेड इंजरीज के केस में। इनिशियली फैक्ट्रीज 10+ वर्कर पर लागू होता था, लेकिन अब शॉप्स, होटल, सिनेमा एक्सेट्रा पर भी लागू है जहां 20+ वर्कर काम करते हैं। एग्जाम्पल, एक फैक्ट्री वर्कर अगर काम के दौरान इंजर्ड हो जाते हैं तो उसका मेडिकल खर्चा ईएसआई एक्ट के अंदर कवर होगा। की एम्प्लॉयमेंट्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स को देखते हैं। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, वो परसेंटेज जो लेबर फोर्स में है वर्किंग प्लस सीकिंग वर्क। फॉर्मूला लेबर फोर्स अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। एग्जाम्पल, अगर एक विलेज में 100 लोग हैं और उनमें से 60 लोग लेबर फोर्स में हैं तो LFPR 60% होगा। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, वो परसेंटेज जो एम्प्लॉयड पर्सन का है। फॉर्मूला एम्प्लॉयड पर्सन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। एग्जाम्पल, अगर एक टाउन में 200 लोग हैं और उनमें से 120 लोग एम्प्लॉयड हैं तो WPR 60% होगा। प्रोपोर्शनल अनएम्प्लॉयमेंट PU, वो परसेंटेज जो अनएम्प्लॉयड पर्सन का है। फॉर्मूला अनएम्प्लॉयड पर्सन अपॉन टोटल पॉपुलेशन इंटू 100। यूजुअल स्टेटस, एक व्यक्ति का एक्टिविटी स्टेटस जो पिछले 365 दिन के रिफरेंस पीरियड के बेसिस पर डिफाइन होता है। एग्जाम्पल, एक फार्मर जो सीजनल काम करता है उसका यूजुअल स्टेटस एम्प्लॉयड हो सकता है। करंट वीकली स्टेटस, एक व्यक्ति का एक्टिविटी स्टेटस जो पिछले 7 दिन के रिफरेंस पीरियड के बेसिस पर डिफाइन होता है। एग्जाम्पल, अगर एक कारपेंटर एक हफ्ते से काम नहीं कर रहा तो उसका करंट वीकली स्टेटस अनएम्प्लॉयड हो सकता है। अब सोर्सेस ऑफ डाटा ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट को देखते हैं। सेंसस ऑफ इंडियाज रिपोर्ट हर 10 साल में होता है और एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा देता है। NSSO रिपोर्ट एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट के सिचुएशन पर रेगुलर सर्वे करता है। ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्टर्ड अनएम्प्लॉयमेंट लोगों का डाटा प्रोवाइड करता है। अब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखते हैं। कॉलोनियल इंडिया, कॉलोनियल पीरियड में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर काफी डोमिनेंट था। एग्रीकल्चर सेक्टर 70 to 75% वर्कफोर्स में था। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सिर्फ 10%, सर्विस सेक्टर में 15 से 20%। इसका रीजन ये था कि ब्रिटिश पॉलिसीज ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट नहीं किया और ज्यादा लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट रहे।